अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है जी स्टूडेंट्स। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 44 के ऊपर चैप्टर 2 के, और क्वेश्चन ये है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये क्या होता है और इसकी जो है फंक्शनैलिटीज़ या इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो क्या क्या है। तो आप इसकी जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मैंने बात की है, इसको हम फंक्शंस ऑफ डीबीए भी कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं और वर्किंग ऑफ अ डीबीए भी कह सकते हैं। ये मैंने अभी कुछ पेपर्स भी मैंने सर्च आउट किए हैं और उनमें देखा है, तो इसमें ये क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में आया हुआ है और इसमें क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से आया हुआ है कि डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में डिफरेंस क्या है। यानी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन हम इसे पूरा पढ़ेंगे भी और पूरा याद भी करेंगे, यानी हम एज ए इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने इसको जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। इसमें जो चीज़ें हैं वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वजह यह है कि अब हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, बेसिक्स जो हैं वो बेसिक्स ही बार बार जो है वो आगे क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी जो चीज़ें ज़्यादातर आएंगी ना, वो जो हमने स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन पढ़ा था, आई थिंक ये पेज नंबर जो है वो हमारे पास 40 के ऊपर है कि स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच जो है वो क्या है। उसमें जो चीज़ें आई हुई हैं ना वही तकरीबन, यानी वो और कुछ और जो हैं इसमें ऐड होके हमारे पास आ गई हुई हैं। तो यही जो सारे है ना ये फंक्शन ऑफ डीबीए हैं, यानी जो डीबीए ने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं वो सारे वही हैं जो हमने स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच के अंदर पढ़े हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार ओवरलैप होंगे। अच्छा, अगर आप इसी तरह से पीछे क्वेश्चन हमने छोड़ा था लेकिन कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल पढ़ लिया हुआ है, वो है फंक्शन ऑफ डीबीएमएस जो है। तो फंक्शन ऑफ डीबीएमएस पढ़ना हमने है वो भी, तो वो भी अगर आप देखेंगे ना तो वो भी इन्हीं में से जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना इन्हीं में से रिपीट हो रही होंगी, इन्हीं में से ओवरलैप कर रही होंगी, यानी पॉइंट्स जो है बार बार वही आ रहे होंगे। मतलब जो है कि उसमें अगर बात करें तो आपकी रिडंडेंसी कंट्रोल आ रहा होगा, इंटेग्रिटी कंट्रोल आ रहा होगा, एक्सेस कंट्रोल आ रहा होगा, यानी ऑथराइजेशन जो है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये बार बार रिपीट होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें जो है वो डेटाबेस सिस्टम के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो लिहाजा इनके जो फंक्शनैलिटीज़ होंगी ना वो भी तकरीबन सेम होंगी। इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो है ना कॉलेज के अंदर, चले मिसाल वही ले लेते हैं जो हम आमतौर पर लेते हैं, कॉलेज के अंदर जो है एक कोई फास्ट फूड की जो है वो आपने शॉप शुरू करनी है। तो फास्ट फूड की शॉप के अंदर जो है ना वो ज़ाहिर बात है आपको जूते तो नहीं मिलेंगे कि आप जूते परचेज़ कर लें, उसमें चीज़ें आपको जो मिलेंगी ना वो उसी से रेलिवेंट होंगी। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो बंदा काम करने वाला होगा ना उसको भी वो फास्ट फूड की आइटम्स बनानी आती होंगी, वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स पड़े होंगे वो भी फास्ट फूड वाले ही होंगे, यानी केचप पड़ी होगी, आपकी मायोनीज पड़ी होगी, वहाँ पे और जो चीज़ें पड़ी होंगी ना, लेट्स से हम कहते हैं सब्जियों में से वहाँ पे जो है ना वो टमाटर पड़े होंगे, वहाँ पे आलू पड़े होंगे, क्योंकि इनसे आप जो है फ्राइज़ वगैरह बना लेती हैं, टमाटर से आप जो है वो कुछ चटनी वगैरह बना लेती हैं जो फास्ट फूड के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चूंकि हम यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पे हमें जो लोग नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह हमारे पास डीबीएमएस है, जो हमारे फंक्शनैलिटीज़ बेसिक नज़र आ रही हैं, वो सारी की सारी ना ओवरलैप कर रही होंगी, एक दूसरे से रेलिवेंट ही होंगी। तो इसलिए ये हमारे पास जो है यहाँ पे भी चीज़ें आपको मैंने जिस तरह बताया ना कि स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच के अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं ना तकरीबन वही होंगी, और कुछ साथ और भी यहाँ पे हमने ना इसमें शामिल की हुई हैं। ओके जी, तो बात स्टार्ट करते हैं हम पहले कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आप लगा लें, इसके निशान जो है जितना मैं पढ़ता हूँ उस पर निशान लगा लें। वैसे फर्स्ट 1.5 लाइन ही तकरीबन बनती है। इसकी डेफिनेशन जो है पढ़नी आपने सारी है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पढ़ना आपने पूरा पैराग्राफ है लेकिन निशान आप इतना लगा लें जिससे आपने याद करना है। तो DBA is an important person in the development of any information system। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये एक सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि आप कह लें मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होता है जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डेवलप करना होता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। तो जो आपने ऑपरेशन डिज़ाइन करने होते हैं, जो आपने मैनेजमेंट डेटाबेस की करनी होती है, जो आपने वैसे डिज़ाइन बनाने होते हैं, इन सब के अंदर इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है, यही कह लें कि रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ओके जी, इतनी डेफिनेशन काफ़ी है क्योंकि बाकी हमने सारी इसकी जो है वो चीज़ें पढ़ लेनी है।
तो हम आगे चलते हैं फिर फंक्शन ऑफ डीबीए के ऊपर जो है। तो फंक्शन ऑफ डीबीए जो है ये अगर देखें तो प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग आपका देखें वहाँ पे डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच के अंदर जो है ये आपका पहला स्टेप है। डीबीए में पार्टिसिपेट इन प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग इफ अपॉइंटेड अर्ली, यानी अगर हमने इसे पहले से हायर कर लिया हो, पहले से अपने पास इसे जो है वो रख लिया हो जॉब के ऊपर जो है, तो ये आपकी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग के अंदर भी आपकी हेल्प आउट करेगा। दूसरा हमारे पास आइडेंटिफाइंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, देखें तो वहाँ पे भी दूसरा स्टेप यही है। तो यहाँ पे क्या करेगा फिर डीबीए जो है, डीबीए आइडेंटिफाइज द करंट यूजर इन्वायरमेंट, यही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे सिर्फ ये है। अगर मैं वो पेज ओपन करके वहाँ से आपको पढ़ लूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज यूजर रिक्वायरमेंट, द डिजाइनर शुड क्लोजली स्टडी द करंट सिस्टम एंड इट्स आउटपुट्स, ये वहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 40 के ऊपर। तो यहाँ पे आप डिजाइनर की बजाय डीबीए कर लें तो इसका फिर हो जाएगा इस तरह से, आइडेंटिफाइंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, डीबीए आइडेंटिफाइज द करंट यूजर इन्वायरमेंट, he closely studies the current system and its outputs, he also interviews different users to know their current and future requirements। तकरीबन यही चीज़ें मैंने वहाँ पे अंडरलाइन भी करवाई थी और यही चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसलिए आपको ना बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ पे जो याद किया वो यहाँ पे लिख लें, सिर्फ उसमें डिज़ाइनर की जगह आप जो है वो डीबीए कर लें एक बात। और दूसरी बात जो है वो ये कि आप याद रख लें कि ये पॉइंट वहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, उसके पॉइंट तो आप कर लेना तरतीब से याद, और कहेंगे इसके ये पॉइंट्स जो है ना ये हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर भी आ रहे हैं, जिसे हमने अक्सर जो आपको क्लास में बताता हूँ जिसे हम स्मार्ट वर्किंग कहते हैं, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग ये कि आप उसको भी याद करें इसको भी याद करें, और स्मार्ट वर्किंग ये कि आप एक जगह से याद कर लें और वो पॉइंट अगर कहीं दूसरी जगह पे आ रहा है तो उसको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा, जिस तरह हमने वहाँ पे डिज़ाइनर की जगह डीबीए लिखना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज करके जो है आप अगले वाले क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके जी, तीसरा है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटा डिक्शनरी जो है। अब ये पॉइंट जो है वहाँ पे नहीं है लेकिन आप यहाँ पे जो है इसको ऐड कर लें। डाटा डिक्शनरी इज़ अ वेरी यूजफुल कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट डाटा बेस, कि ये हमारे पास जो है कलेक्शन ऑफ डेटाबेस है, डाटा अबाउट डेटाबेस है। तो इसको जो है द डीबीएस टूल्स डाटा आइटम नेम्स सोर्सेज मीनिंग एंड यूजेज इन डाटा डिक्शनरी, यानी ये जो सारी चीज़ें होंगी ना ये इसके अंदर स्टोर करता है डाटा डिक्शनरी के अंदर, यानी जो आइटम नेम्स हैं, जितनी भी हमारे पास आइटम जिनके बारे में डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं, सोर्सेज वो कहाँ से जो है वो ली गई हैं, यानी उनका डाटा कहाँ से लिया गया है, मीनिंग्स उनके क्या हैं, ये मीनिंग्स मैंने आपको बताया था मेटा डाटा होता है हमारे पास। तो मेटा डाटा भी जो है आपका वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होता है। डाटा डिक्शनरी एक बड़ी चीज़ है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी जो है। एंड यूजेज इन डाटा, और इनका जो यूजेज होगा ना डाटा का वो भी जो है डाटा डिक्शनरी के अंदर जो है ना वो लिखा होगा सारा जो है। तो ये जो है ना आपका डीबीए ये डेवलप भी करेगा, डेवलप से मुराद बनाएगा भी डाटा डिक्शनरी, और बाद में अगर उसके अंदर कोई आपने चेंजिंग करनी है, कोई चेंजिंग करनी पड़ जाती है तो वो भी यही परफॉर्म करेगा। ओके जी, चौथा पॉइंट ये उसके अंदर है पिछले सवाल के अंदर जो हमने पढ़ा था, और वो है हमारे पास डिजाइनिंग लॉजिकल मॉडल, चूजिंग डीबीएमएस अगला पॉइंट जो ये दोनों पॉइंट वहाँ पे हैं, डेवलपिंग फिजिकल मॉडल ये भी वहाँ पे है, ये तीनों पॉइंट्स वहाँ पे हैं। लेकिन चले हम पढ़ लेते हैं यहाँ से भी जो है। तो डिजाइनिंग लॉजिकल मॉडल के अंदर हमारे पास फिर आ जाएगा आफ्टर एनालाइजिंग द यूजर एनवायरनमेंट द डीबीए डेवलप्स अ लॉजिकल डाटा मॉडल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपका डाटाबेस डिजाइनर भी यही काम करता है, लेकिन अगर आपने डीबीए हायर किया तो ये दोनों मिलकर यही काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो लॉजिकल डिजाइन जो है डाटा मॉडल के मुताबिक, लॉजिकल डाटा मॉडल के मुताबिक जो है ना वो सारा उसको जो है डिजाइन लॉजिकल मॉडल को जो है वो डिजाइन करेंगे। द डाटा मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एंटिटी। अब डाटा मॉडल जो है हमने पीछे ही पढ़ा था किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, आपकी एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और उनके रिलेशनशिप के ऊपर जो है, यही उसके मेन 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वहाँ पे हमने 3 पार्ट्स कुछ और तरह पढ़े थे, लेकिन आगे हमने जब डाटा मॉडलिंग करनी है डाटाबेस के लिए तो उसके असल में ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, कोई जो है हमारे पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स थी, वो उसके पार्ट्स हैं। तो लेकिन जो हम लॉजिकल मॉडल यहाँ पे बनाएंगे उसको हम कहते हैं ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल फॉर डाटाबेस डिज़ाइन, बल्कि आप यूँ कह लें फॉर डाटाबेस लॉजिकल डिज़ाइन, यानी लॉजिकल डिज़ाइन के लिए हम ER मॉडल बनाते हैं। आप इस हेडिंग के आगे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये बनाना होता है ना, हमने लॉजिकल मॉडल बनाना होता है उसे हम ER मॉडल कहते हैं। इसके और मॉडल भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे या जो हम सीखेंगे ना वो हमारे पास ER मॉडल है, और ये आपका ना नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से हमने ये स्टार्ट करना है और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम उससे स्टार्ट कर लेंगे।
ओके जी, तो उसके बाद फिर आ जाता है चूजिंग अ डीबीएमएस। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि जो हमने फिर लॉजिकल मॉडल डिजाइन किया है वो अगर हायरार्किकल टाइप का है, वो अगर नेटवर्क टाइप का है, वो अगर रिलेशनल टाइप का है, जिस टाइप का भी है ना, उसी लिहाज से फिर हमने आगे डीबीएमएस भी चूज करना होता है। क्योंकि आपका एक डीबीएमएस जो है ना वो ज्यादा मॉडल्स को सपोर्ट नहीं करता, वो आमतौर पे एक मॉडल को ही सपोर्ट करता है। और इसी वजह से मैंने आपको वहां पे भी और एक पिछले सवाल में भी बताया था कि जिस तरह का आपका डाटा मॉडल होगा उसी तरह का आपका जो है वो डीबीएमएस होगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसे आप जहन में बिठा लें, मैं बार बार आपको बताता हूँ। हमने चूज किया डाटा मॉडल जो है ना लॉजिकल डिजाइन के लिए, वो हमने चूज कर लिया हायरार्किकल मॉडल। तो हम जो डीबीएमएस चूज करेंगे ना वो हायरार्किकल डीबीएमएस कहलाएगा। ठीक है जी। अगर हमने यानी हम उसे एच डीबीएमएस कह सकते हैं, यानी हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अगर हमने नेटवर्क मॉडल चूज कर लिया तो हमारे पास जो डीबीएमएस कहलाएगा वो एनडीबीएमएस कहलाएगा, यानी नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, अगर हमने रिलेशनल मॉडल जो है वो चूज कर लिया तो जो हमारे पास डीबीएमएस होगा ना वो आरडीबीएमएस होगा, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चूंकि हमने डाटा मॉडल जो है वो रिलेशनल चूज किया है तो हम डीबीएमएस भी जो है वो रिलेशनल चूज करेंगे। अच्छा, अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लिया तो हमारे पास यहाँ पे जो डीबीएमएस होगा वो ओडीबीएमएस कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या डबल ओ नहीं हम पढ़ते लेकिन हम इसे एक ओ के साथ पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि यही 4 मॉडल्स होते हैं, 3 आपने वहां पे पढ़े हैं, चौथे का सिर्फ हमने नाम पढ़ा था वहां पे जो है शुरू में जो है। तो ये 4 ही मॉडल्स हैं आपके टोटल जो है डाटा मॉडल जो है, जिनके बेस के ऊपर हम डेटाबेस का लॉजिकल मॉडल डिजाइन करते हैं। तो इन चारों के ही हिसाब से हमारे पास जो है वो डीबीएमएस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी लिहाज से मैं कहता हूं कि 4 ही हमारे पास जो है वो लॉजिकल मॉडल्स हैं। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये 4 बेसिक जो है, 4 मेन बल्कि कह लें आप जो, ये 4 आपके जो है वो लॉजिकल मॉडल हैं। उसी लिहाज से आपके 4 टाइप के डीबीएमएस भी हैं, यानी हायरार्किकल डीबीएमएस, नेटवर्क डीबीएमएस, रिलेशनल डीबीएमएस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो 4 होंगे। तो आपने जो डिजाइन करना है ना लॉजिकल मॉडल जो है, उसी लिहाज से आपने आगे डीबीएमएस भी चूज करना है। हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है। तो इसके लिए जो हम डीबीएमएस चूज करेंगे वो आर डीबीएमएस होगा, क्योंकि हमने सारा कुछ जो है ना वो रिलेशन की टाइप में यानी टेबल की टाइप में डिफाइन करना है अपने इस लॉजिकल मॉडल के अंदर। तो लिहाजा फिर हम जो है ना वो आर डीबीएमएस ही आगे जाके चूज करेंगे। तो हमारा जो पूरा कोर्स है ना वो असल में आर डीबीएमएस की, हम उसे कहते हैं डीबीएमएस ही है, लेकिन असल में जो है ना वो आर डीबीएमएस ही है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसके लिए जो हम लॉजिकल मॉडल बनाएंगे ना वो आपका रिलेशनल या ईआर मॉडल हम उसे कहते हैं, या रिलेशनल मॉडल कहते हैं, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम उसे कहते हैं। इसलिए मैं अभी आपके साथ थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि यही चीज़ें हमने आगे जाके इम्प्लीमेंट भी करनी है, इसलिए आप इनको जो है ना वो जहन में रखें। ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास डिजाइनिंग लॉजिकल मॉडल जो है। इसकी मेरा ख्याल आपको काफ़ी डिटेल मैंने समझा दी, समझ आ गई होगी अब जो है। तो अगर आपके पास डीबीए आपने हायर कर लिया हुआ है तो ये आपके डिजाइनर के साथ मिलकर आपका लॉजिकल मॉडल भी डिजाइन करेगा। उसके बाद इसी के मुताबिक जो है वो डीबीएमएस चूज किया जाएगा। द डीबीए चूज अ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल, यानी जो आपने लॉजिकल डाटा मॉडल बनाया है, जिस तरह का भी बनाया है, 4 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, उसी के मुताबिक आपका फिर डीबीएमएस चूज किया जाएगा। The selected DBMS should satisfy all requirements and constraints identified in the logical data model। तो जाहिर बात है जो आप फिर डीबीएमएस चूज करेंगे अपने डाटा मॉडल के बेस के ऊपर, उसमें उस मॉडल को सपोर्ट करने की सारी फंक्शनलिटीज होनी चाहिए। तो वो उसे सपोर्ट करेगा तो फिर सारी बात है उसके मुताबिक चल सकेगा, अदरवाइज तो चल नहीं सकेगा। इसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, डेवलपिंग फिजिकल मॉडल। जो आपने वहां पे डाटा मॉडल बनाया था ना लॉजिकल टाइप पे, लॉजिकल से मुराद होता है आपने पेज के ऊपर डिजाइन बना लिया हुआ है, तो आप उसको जो है फिर वो डीबीएमएस के अंदर वो डिजाइन बनाएंगे, उसके मुताबिक जो है ना वो आप टेबल्स बनाएंगे उसके अंदर, और ये हम सीखेंगे। यानी हमने ईआर मॉडल बनाना भी सीखना है, उसके मुताबिक चूजिंग डीबीएमएस वो तो हमारा होना ही एक है, तो हम डीबीएमएस भी चूज किया करेंगे, वो हमारा आर डीबीएमएस हुआ करेगा। और उसके बाद फिर हम अपने लॉजिकल मॉडल की बेस के ऊपर उसके अंदर टेबल भी बनाएंगे। ये हम सारी चीजें सीखेंगे, याद रखिएगा। तो मैं इसलिए आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ कि ये थोड़ा
जो है वो कह लें कि टेक्निकल टाइप का काम है, मुश्किल नहीं है। टेक्निकल में बात कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा है। तो इसको हमने सीखना है और ये सारा प्रोसेस से हमने गुजरना है। अच्छा जी, तो इसके लिए ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ना ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। आप ये काम करें, एक ना पहले लॉजिकल डिज़ाइन बनाएं। अब लॉजिकल डिज़ाइन कैसे बनाएंगे? बड़ा ही आसान तरीका है लॉजिकल डिज़ाइन बनाने का। और वो तरीका क्या है जी लॉजिकल डिज़ाइन बनाने का? आप ये काम करें, आप एक पेज लें, उसके ऊपर ना एक सर्कल बना लें छोटा सा। उस सर्कल के अंदर लिखें स्टूडेंट। ठीक है जी, वो सर्कल बना लें या एक्लिप्स बना लें, बेजवी शक्ल जो आप बना लें, उसके अंदर लिखें स्टूडेंट। अब क्या करें, इस सर्कल के एज से, कॉर्नर से एक लाइन खींचें, सिंपल सी एक लाइन, और उस लाइन के एंड पे जाकर ना लिख लें आप जी कि स्टूडेंट के, ये स्टूडेंट आपकी ना एंटिटी हो गई। और उस लाइन के एंड पे जाकर ना आप लिख लें कि स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस किस चीज़ के बारे में आपने डाटा जो है ना स्टोर करना है स्टूडेंट का। तो आप फिर क्या करें, आप फिर जो है ना इसके ऊपर जो है लिखें, पहली लाइन के ऊपर आप लिख लें, एक लाइन खींचें एज से जो है कॉर्नर से, और उसके ऊपर लिखें रोल नंबर। एक और लाइन खींचें इसी तरह जो है, उसके आगे जाके लिख लें नेम। एक और लाइन खींचें, फादर नेम लिख लें। एक और लाइन खींचें, कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह आप लाइनें खींचते जाएं और ये टेबल सारे जो है ना यानी इस स्टूडेंट के जितने एट्रीब्यूट्स ना वो लिख लें। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस जो है लिख लें आप, जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, CNIC नंबर जो है, उसके मार्क्स जो है, ग्रेड्स वगैरह जो है उसके लिख लें, एंड सो ऑन। जितनी डेट ऑफ बर्थ लिख लें, जितनी आपको चीज़ें चाहिए वो लिख लें आपके। तो ये जो आपने एक पेज के ऊपर डिज़ाइन बना लिया ना, इसको हम कहेंगे ये हमारा जो है वो लॉजिकल डिज़ाइन है। अब आपने DBMS चूज करना है। यहाँ पे हम DBMS तो चूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर चूज करना है। आपने पढ़े हैं 2-3 सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे आपने पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है पावर पॉइंट पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा है। अब मुझे बताएं, इस तरह का डाटा एंटर करने के लिए इन तीनों में से कौन सा सॉफ्टवेयर बेहतर होगा? चलें, आपका जो भी आंसर है, मैं चलें अपना एक आंसर जो है आपके सामने रख देता हूँ। मेरा आंसर होगा जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बेहतर है, क्योंकि उसमें आप जो है वो डाटा तरतीब से रख सकते हैं, उसके ऊपर जमा मनफी ज़रब तकसीम भी बाद में कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने कौन सा DBMS चूज़ कर लिया? मैंने एक्सेल, यानी सॉफ्टवेयर मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये दूसरा स्टेप हो गया, यानी ये पांचवा स्टेप जो है यहाँ पे हमारा। छठा स्टेप यानी यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है वो क्या हो जाएगा? डिवेलपिंग फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल कैसे डिवेलप करेंगे? आपने जो डायग्राम बनाई हुई ना अपने पेज के ऊपर, इसके मुताबिक आपने एक्सेल के अंदर टेबल बनाना है। कैसे? जो आपने दरमियान में लिखा है ना स्टूडेंट, उसका नाम जो आपने रखा हुआ, यानी वो जो दरमियान स्टूडेंट लिखा है वो फाइल का नाम रख दें। और जितनी आपने लाइनें खींच के यहाँ पे ये लिखे हुए ना आगे रोल नंबर, नेम, वह यहाँ पे आप जो है ना एक्सेल के अंदर जो है वो आप उतने कॉलम बना दें। यानी पहला कॉलम उसके अंदर लिख लें रोल नंबर, फिर लिखें नेम, फिर लिखें फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन। जितनी आपने वहां पे लगाई लाइनें लगाई उतनी आप यहाँ पे लगा दें। तो यही हमने वहां भी पढ़ा था कि आपने क्या करना होता है। फिजिकल मॉडल जब आप डेवलप करते हैं तो आप एग्जैक्ट जो है वो लेआउट बनाते हैं, जो आपने पेज के ऊपर बनाया हुआ था यहाँ पे, तो आप एग्जैक्ट लेआउट जो है यहाँ पे बना देंगे। और यूं आपका जो है फिर वो आपका जो लॉजिकल मॉडल था वो फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट हो गया। अब जिसके अगला स्टेप है, चौथा स्टेप जो है इस प्रोसेस का, वो ये है क्रिएटिंग एंड लोडिंग डेटाबेस। क्रिएट तो चले हमने कर ली हुई है, ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने। लोड डेटाबेस क्या करेंगे? अब आप क्या करें, टेबल तो बन गया, उसमें डाटा कोई नहीं है, तो आप क्या करें, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं ना उन सब का डाटा जो है ना यहाँ पे एंटर करना शुरू कर दें। आपसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर लिखें, फिर उसका नाम, फिर एड्रेस, फिर सारी चीज़ें जितने आपने कॉलम बनाए सारे फिल करें। इस तरह दूसरे का, तो 50 आपके पास जो है ना फिर यहाँ पे रोज बन जाएंगी। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने जो स्टेप था ना हमारे पास लोडिंग डाटाबेस, यानी डाटा आपने उसके अंदर राइट कर दिया। रिपीट करता हूँ फिर जो है कि आपने जो लॉजिकल डिज़ाइन बनाना वो क्या किया, एक सर्कल बनाया, उसमें स्टूडेंट लिख लिया। ये लॉजिकल डिज़ाइन जिसे हम ER मॉडल भी कहते हैं वो बना रहे हैं आप जो है, उसके ऊपर लाइनें लगाई और जितने स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं ना आपने, वो सारे लिख लिए। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर चूज किया, 3 सॉफ्टवेयर आपने पढ़े हुए थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आपने एक्सेल को चूज कर लिया कि ये बेहतर है किसी भी वजह से। उसके बाद आपने क्या किया, फिजिकल मॉडल डिजाइन किया। फिजिकल मॉडल जितने आपने वहां पे जो स्टूडेंट आपने नाम लिखा था वो फाइल का नाम रखेंगे, और जितने आपने वहां पे वो लाइनें लगा के आगे नाम लिखे थे उतने आप यहाँ पे कॉलम बना देंगे।
तो ये क्या बन गया, ये एग्जैक्ट लेआउट बन गया जो आपने पेज के ऊपर डिजाइन किया था, उसी का लेआउट हमने यहाँ पे फिजिकल मॉडल बना लिया उसका जो है। और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डाटा लोड करना शुरू कर दिया, इसमें आपने सारे स्टूडेंट्स का डाटा जब एंटर करना शुरू कर दिए, तो ये लोडिंग डाटाबेस हो गई। इसकी मिसाल एक और भी आपको देता हूँ कि फिजिकल मॉडल से जो हम ये आगे यहाँ पे कैसे आती हैं लॉजिकल मॉडल से। लॉजिकल मॉडल क्या है जी, आपने घर का नक्शा बनवा लिया, चूजिंग द DBMS, यहाँ पे आप चूजिंग द कंस्ट्रक्टर करेंगे, किस ठेकेदार को जो है वो हमने देना है, कौन सा बंदा बेहतर है, काम भी ठीक करता हो, ईमानदार भी हो, काम खराब भी ना करे, चीज़ें चोरी भी ना करे। आपने एक बंदा चूज कर लिया, उसको आपने काम दे दिया। अब फिर क्या करेंगे, वो जो है वो बंदा जो है वो आपके उस नक्शे के मुताबिक जो है फिजिकल मॉडल आपका घर बनाना फिजिकली उसके ऊपर शुरू कर देगा। और लोडिंग डाटाबेस क्या हो गया, घर बन गया, उसमें जो है मकान तो बन गया, लेकिन वो घर कैसे बनेगा, जब आप उसमें लोग आके रहने शुरू करेंगे, वो आपका लोडिंग दी डाटा हो गया। तो ये 4 स्टेप्स मेरे ख्याल आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद फिर हमारे पास डेवलपिंग यूजर व्यूज। यूजर व्यूज जो होते हैं, इसमें अगर आप देखें, एनी प्रोजेक्ट इज बेसिकली डेवलप टू सर्व द यूजर। जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाई जाती हैं वो हमेशा यूजर्स को सर्व करने के लिए बनाई जाती हैं। आपको याद होगा हमने जो है वो 3 लेवल स्कीमा के अंदर जो है पढ़ा था कि हमारे पास एक्सटर्नल व्यू जो है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो भी आपने जिस तरह टेबल एक बनाया है एक्सेल के अंदर, अब आप इसके जितने मर्जी व्यू क्रिएट कर लें, लेकिन हर यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 3 यूजर्स हैं आपके, टीचर है, क्लरिकल ऑफिसर और प्रिंसिपल है। टीचर के लिए आप क्या करें, यहां से सिर्फ 3 कॉलम आपको उनको जरूरत है, फर्ज कर लें रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। ओके जी, आप इस टेबल में से 3 कॉलम जो है उसके एक्सेस आप अपने टीचर को दे दें। उसके बाद जो है क्लरिकल ऑफिस को जो है वो चाहिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, ये चाहिए उनको, उनकी एक्सेस दे दें। ये दूसरा व्यू हो जाएगा। तीसरा व्यू क्या होगा, तीसरा व्यू जो है हमारे पास प्रिंसिपल साहब के लिए हो जाएगा, उसमें पूरा टेबल उनको शो करवा दें। ओके, कोई मसला नहीं, डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है ना, तो उसके मुताबिक जो उनका व्यू बना दें। तो इसलिए आपने याद रखना है कि हमेशा जो आपके प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाते हैं वो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को जो है वो देख के डिजाइन किए जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक और दे देता हूं। आपने कोई 50 करोड़ रुपए लगा के एक जो है ना प्लाजा बनाया, उस प्लाजे के अंदर जो है आपने कोई एक जो है वो शॉपिंग सेंटर बना दिया, तो क्या वो अपनी सहूलत के लिए आप बनाएंगे या या जिन लोगों ने वहां से आके चीजें परचेज करनी है उनकी सहूलत देखते हुए बनाएंगे। मिसाल हम ले लेते हैं, किंग्स मॉल बना, वहां पे दरमियान जो है बेसमेंट में जो है वो इम्तियाज स्टोर बना, तो वो इम्तियाज स्टोर जो है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देख के बनाया गया है या उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख के बनाया गया हुआ है। हो सकता है आपका आंसर ये हो कि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं, उन्होंने यूजर की रिक्वायरमेंट्स देखी है। यूजर्स को जो है वो तमाम चीजें एक रूफ के नीचे मिल जाए, अंडर द सिंगल रूफ जो है वो तमाम चीजें जो है वो उन्हें मिल जाए, तो उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाया हुआ है। हत्ता कि उन्होंने जो अंदर रैक्स लगाए हुए हैं वो भी उन्होंने यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे और जो रैक्स उन्होंने लगाए हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो जहां पे उन्होंने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स लगाए हैं, साथ ही उन्होंने जो है वो जूसेस लगा दिए हुए हैं। जो बंदा कोल्ड ड्रिंक पसंद करता है वो साथ जूसेस भी पसंद करता है। वहीं पे साथ उन्होंने दूध के डिब्बे लगा दिए हुए हैं कि भाई जो बंदा यहाँ से स्प्राइट परचेज करेगा ना, रमजान है तो दूध सोडा तो जरूर पिएगा ना, फिर जो है तो वो फिर साथ दूध भी परचेज करेगा यहाँ से। जहां पे दूध रखा हुआ है ना वहीं पे साथ उन्होंने पत्ती रख दी हुई है कि जो बंदा जारी बात है दूध परचेज करता है तो वो चाय के लिए परचेज करता हो साथ पत्ती रख देते हैं। तो ये असल में यूजर की रिक्वायरमेंट्स, और यूजर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती भी रहती हैं और वो चेंज करते भी रहते हैं अपने लेआउट्स में। वो ये नहीं करते कि एक जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हम लगा देते हैं जाके कहीं पे कपड़ों वाले सेक्शन के दरमियान, दूध जो है वो हम जाके लगा देते हैं चूंकि वाइट कलर का होता है तो हम मेकअप वाले सेक्शन के साथ लगा देते हैं, ठीक है। पत्ती जो है जरा ब्लैक कलर की होती है तो ये हम जो है ना वो जैकेट्स के साथ लगा देते हैं, ऐसा नहीं करते वो जो है, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा यूजर की रिक्वायरमेंट्स को जो है ना वो देख के बनाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पे आप करेंगे एनी प्रोजेक्ट इज बेसिकली डेवलप टू सर्व द यूजर, डीबीएच शुड गाइड द यूजर अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ डाटाबेस। तो वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सारे व्यूज क्रिएट करेगा और उसको भी साथ फिर गाइड भी करेगा। यहाँ तक आप कर लें। राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी राइट करनी होती है और मेंटेन भी करना होता है उसे भी। The documentation is very important when the project is reviewed and revised. It is normally maintained by a data dictionary system of DBMS जो है कि ये जो है ये बड़ी ज़रूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन जो है कि आपने जब सिस्टम को जो है वो रिव्यू करना होता है, देखना होता है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन दिखा देते हैं कि ये इसके अंदर हो रहा है। जिस तरह आपने ये देखना तो पूरी फ्रिज खोल कर आप नहीं देखते कैसे काम करेगी, आप उसका मैनुअल जो साथ मिलता है उसको देख लेते हैं।
उसमें लिखा होता है जी आप पहले स्विच लगा लें, फिर ये कर लें, फिर वो कर लें, और फिर आपकी फ्रिज है यहाँ से बटन ऑन करें तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। या उसमें कोई मसला मसाइल आ जाए तो आपने कहाँ से फिर चेक करना है, फ्यूज़ वगैरह उड़ गया तो आप यहाँ पे फ्यूज़ होता है आप ठीक कर लें। बेसिक से जो काम होता है तो मैनुअल में लिखा होता है। इट इज़ नॉर्मली मेंटेन बाय डाटा डिक्शनरी, लेकिन जो डाटाबेस की डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको हम डाटा डिक्शनरी के साथ ही मेंटेन करते हैं। द डीबीए शुड एंश्योर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो है डीबीए जो होगा वो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। डेवलपिंग एंड एनफोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड्स। डाटा स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं? डाटा से रेलिवेंट जितने भी स्टैंडर्ड्स वो डेवलप करेगा वो डाटा स्टैंडर्ड्स कहलाएंगे। वो ना सिर्फ उन्हें डेवलप करेगा बल्कि एनफोर्स भी करेगा कि हमने इनको इंप्लीमेंट भी करवाना है या करना है। डाटा इन डाटाबेस मस्ट बी इंसर्टेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स है ना उनके मुताबिक डाटा आपका जो है ना उसमें इंसर्ट होना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स वो भी याद रखिएगा, वो असल में उसके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है। मिसाल हम ले लेते हैं, बैंक वाले कहते हैं जी आप हमें जो है ना वो अपना ये डाटा हमें प्रोवाइड करें। मतलब फर्ज करें हम जाते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं जी आप हमें अपना CNIC नंबर दें, अपनी एक पिक्चर दें, अपना नेम बताएं, फादर नेम बताएं, मदर नेम भी बताएं आप जो है साथ। क्यों जी? क्योंकि कल को हमारे काम ही आना है। जब हमारा फर्ज करें अकाउंट कोई इशू आता है, कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह चोरी होता है, तो वो वेरिफिकेशन के लिए फिर हमसे ये चीज़ें पूछेंगे, भाई आपका है भी कि नहीं, आप किसी और का तो नहीं ब्लॉक करवा रहे, किसी और का तो नहीं निकलवा रहे आप कार्ड जो है। तो हमसे हमारी पर्सनल चीज़ें पूछ के हमसे वेरीफाई कर लेंगे। वो कहते हैं जी आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करें। क्यों क्रिएट करें जी हम? वो यूज़र कहते हैं जी बैंक वालों की रिक्वायरमेंट है। तो असल में तो वो रिक्वायरमेंट हमारी है ना, क्योंकि जब हमने कल को ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शन वगैरह कर लिया करेंगे। तो इसलिए जो हमारे पास कह लेंगे स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं ना वो असल में यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही होते हैं। DBA ensures that the inserted data is always according to the standard। और DBA का ये काम होता है कि वो इंश्योर करता है कि ये जितना भी डाटा इंसर्ट हो रहा है ना वो इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। यहाँ तक निशान लगा लें, ये आपका होगा डेवलपिंग एंड एनफोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड्स जो है। आगे दो डेफिनेशन है जिनमें मैं निशान लगा लेता हूँ। ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई हैं लेकिन यहाँ पे ज़रा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, बताई गई हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? पहली जो है वो लिखा हुआ इंटेग्रिटी। Integrity means that database must always satisfy the rules that apply to the real world। इंटेग्रिटी का मतलब ये है, हमने पीछे जो पढ़ा था वो एक्यूरेसी है, यहाँ पे भी मतलब एक्यूरेसी है। तरीका उसने चूंकि रूल का लगा दिया, अंदर रूल के तरीके से डिफाइन कर दिया कि जो हमने यहाँ पे इंटेग्रिटी रूल्स यहाँ पे डिफाइन किए ना वो रियल वर्ल्ड को भी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हो। मिसाल के तौर पे रियल वर्ल्ड में मेरा नाम आसिफ है, उसके अंदर कोई नंबर नहीं आता। जब हम वहां पे उसका इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाएंगे जो हमने पीछे पढ़ी थी, इंटेग्रिटी रूल उसके लिए डिफाइन करेंगे, उसको इंटेग्रिटी रूल या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कह लें, तो भाई हम नए नेम के ऊपर यही रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि नेम के अंदर कोई नंबर शंबर नहीं आना चाहिए। हम मार्क्स के ऊपर कौन सी रहे जो है वो इंटेग्रिटी रूल लगाएंगे। रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि मार्क्स आपके जो है उसमें कोई आता है IZ या फर्ज करें IJ 45, BC 67, AK 47, नहीं, ये हमारे मार्क्स नहीं होते। मार्क्स हमारे सिंपल नंबर्स में होंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो इंटेग्रिटी रूल डिफाइन करेंगे ना वो रियल वर्ल्ड के मुताबिक होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में नंबर जो सिर्फ होते हैं आपके मार्क्स में नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो रूल लगाएंगे ना वो आपका जो है वो नंबर्स पर ही मुश्तमिल होंगे, सिर्फ मार्क्स में। ये रूल आप लगाएंगे, इसको हम इंटेग्रिटी रूल कहते हैं। और इसी वजह से क्या होगा, आपका डाटा जो है ना वो करेक्ट होगा या उसकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, एक बात होगी। दूसरी बात कंसिस्टेंसी। Consistency means that two different pieces of data cannot contradict each other। एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होने चाहिए डाटा जो है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, मैं एक शॉप पे गया, मैंने वहां से रूफसा परचेज किया। रूफसा के ऊपर मैं आमतौर पर जब चीज़ें परचेज करता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तो मैं आमतौर पर मैं उनकी प्राइसेस वगैरह और इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी अक्सर चेक कर लेता हूँ। तो मैंने प्राइस वगैरह चेक की, वहाँ पे आगे जब बिल करवाते, बिल करवाते हुए भी मेरा ध्यान जो स्क्रीन के ऊपर होता है, अक्सर ये जो है ये यहाँ पे दाल लगाते हैं बड़ा ज़्यादा। ठीक हो गया। तो क्या हुआ, जब उसने बिल किया ना तो प्राइस कुछ और प्रिंट थी, तो पैसे उसने और लगा दिए, नहीं ज़्यादा पैसे लगा दिए। मैंने कहा भाई इसके ऊपर तो कुछ और प्राइस प्रिंट है, तुम यहाँ पे पैसे क्यों ज़्यादा लगा रहे हो? तो ये असल में इनकन्सिस्टेंसी है कि प्राइस प्रोडक्ट की और है, डाटाबेस में कुछ और स्टोर है, इनकन्सिस्टेंसी है। दो सेम डाटा, यानी रूह अफ़ज़ा की प्राइस ही है, वो बोतल के ऊपर जो कोई और प्रिंटेड है और डेटाबेस के अंदर जो है
वो कुछ और स्टोर है। क्यों है इस तरह से? इसको हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। तो ये कंसिस्टेंट कैसे होगा, हम उसे ठीक करेंगे। जो है हुआ ये था कि जो मैंने वहाँ से बॉटल परचेज की थी वो शायद उनके पास पुरानी पड़ी हुई थी, उसकी प्राइस बढ़ गई हुई थी, तो उन्होंने वो अपडेट कर दी, लेकिन बॉटल एक पुरानी पड़ी हुई थी, वो चेक नहीं उन्होंने की। मैंने परचेज करते हुए उसकी प्राइस चेक कर ली, उनके आगे जब परचेज करने लगा तो उन्होंने कहा भाई ये प्राइस है। मैंने कहा नहीं, इसके ऊपर ये लिखी हुई है। तो जाहिर बात उन्हें मेरी बात माननी पड़ी क्योंकि मैं ठीक था। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप इसको जो है इस पर प्राइस पर परचेज कर लें आप। जो तो इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम के अंदर। जो है वो आपके लिए और आपके कस्टमर या क्लाइंट्स के लिए जो है ना हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ओके जी, आगे ये इन्होंने मिसाल दी हुई है, जो आप पढ़ लीजिएगा। मिसालें आपने सारी पूरा पढ़ना है, याद करने वाला मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ। डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो डेवलप करने तो वो भी डीबीए का काम है। अब कौन कौन से प्रोसीजर है? डीबीए शुड एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेशन है उनके लिए प्रोसीजर डिफाइन करने होती हैं इसने। अब वो किस तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं, एग्जांपल आगे दिए हुए हैं। द प्रोसीजर इंक्लूड सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। सिक्योर किस तरह हमने इसे करना है और यूजर्स को हमने किस तरह जो है इसके अंदर चेक करके भेजना है, यानी यूजर नेम पासवर्ड के जरिए से। रिकॉर्डिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर्स, के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किस तरह से फेल हो रहे हैं, यानी साल में एक दफ़ा होते हैं या हर हफ्ते ही हो रहे हैं, ये भी चीज़ें चेक करनी होती हैं। फिर आगे जो है टेकिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, कि परफॉर्मेंस जो है वो अप टू डेट है कि नहीं, यानी जितनी हमें चाहिए उतनी है कि नहीं। अगर ये 10 यूज़र है तो कितनी परफॉर्मेंस है, अगर 1000 यूज़र हो जाते हैं तो क्या सिस्टम बैठ तो नहीं जाता, ये चेक करना होता है। शटिंग डाउन डाटाबेस प्रॉपरली, डाटाबेस को जब आपने फर्ज करें बंद करना है ना तो आपने उसे प्रॉपरली बंद करना है। जिस तरह आप कंप्यूटर को जब ऑफ करते हैं ना उसमें भी एक बटन पे जा क्लिक करके शट डाउन करते हैं फिर बंद होता है। ये नहीं तो आप पीछे से स्विच खींच देते हैं, उससे क्या होगा, सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। डाटाबेस को इस तरह आपने एक खास तरीके से शट डाउन करना होता है। रीस्टार्टिंग एंड रिकवरिंग आफ्टर फेलियर, और अगर कभी कोई फेलियर अकर हुआ है तो हमने डाटाबेस को किस तरह रीस्टार्ट करना है, और वो जो डाटाबेस फेल होने की वजह से जो डाटा आपका लॉस हुआ है ना डाटा का, वो किस तरह से आपने रिकवर करना है। ये सारे प्रोसीजर जो है आपका डीबीए जो है वो डेवलप करता है। इसके बाद ट्रेनिंग दी यूजर, ये पूरा ही आपको करना पड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी जो है। कि ये फिर क्या करता है, ये सारे यूजर्स को ट्रेन भी करता है। एंड यूजर जो होते हैं जो हमारे जिन्होंने डाटाबेस को यूज करना होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को बताता है यार डिजाइन किस तरह का बना हुआ है, आपने उस लिहाज से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करने हैं। और दूसरे यूजर जो भी इससे रेलिवेंट होते हैं उनको ट्रेन करता है। हेल्प करता है डाटाबेस की यूजर्स की। हेल्प क्या करता है, मेकिंग श्योर दैट द डाटा दे रिक्वायर इज अवेलेबल, जो डाटा जिसको चाहिए वो अवेलेबल हो। ये ना हो कि उसको 3 कॉलम चाहिए, उसको जो है सिर्फ एक ही मिल रहा हो। दूसरा पॉइंट, असिस्टिंग देम ऑन यूजिंग करेक्टली द सिस्टम, कि वो ये भी असिस्ट करता है उन्हें, ये भी बताता है, ये भी गाइड करता है, ट्रेन करता है कि आपने सिस्टम को कैसे ठीक तरह से यूज करना है। ओके जी, अगला पॉइंट आ गया हमारे पास, डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स हैं, इसमें आप दूसरी लाइन से शुरू कर लें। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैकअप द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन अ बैकअप सर्वर, अलग से एक सिस्टम या एक अलग से एक हार्ड ड्राइव के ऊपर हम उसका जो है वो बैकअप रखते हैं। सो दैट इट मे बी रिकवर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि जब कभी कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई इशू हो जाए, कोई डाटा लॉस हो जाए, कोई डाटाबेस काम करना छोड़ दे, तो उस सूरत में हम जो है ना वहाँ से फिर डाटा जो है अपना रिकवर कर सके। ओके जी, इसके बाद जो है पॉइंट है वो मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है। ये भी आप सेकंड लाइन से शुरू करेंगे एंड तक जाएंगे। द डीबीए शुड मेक श्योर दैट द डाटाबेस शुड ऑलवेज वर्क इन इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा चालू डाटाबेस, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मेन काम होता है। If there is any problem in the functions of the database, DBA should solve the problem by taking appropriate measures. और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो प्रॉपर तरीके से कुछ मेजर्स लेते हुए जो है ना उसको फिर ठीक करे और परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर करे। आखिरी पॉइंट जो हमारे पास, ट्यूनिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी आपको पूरा करना पड़ेगा। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डाटाबेस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, अगर डाटा बहुत ज्यादा हो गया हुआ है उसके अंदर और आपकी डाटाबेस जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, यानी परफॉर्मेंस नहीं बेहतर दे रही, स्लो हो गई हुई है, ये डीबीए शुड ट्यून इट। डीबीए जो है ना उसको ट्यून करेगा। ट्यून कैसे करेगा, ही शुड ऐड और चेंज द इंडेक्सेस, वो इंडेक्सेस जो है वो ऐड करेगा, या जो इंडेक्सेस ऑलरेडी बने हुए ना उनको चेंज कर देगा। इंडेक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारे पास, इंडेक्स फाइल में जब पढ़ाई थी आपको, आपके पास 100 नंबर है, उसमें से आपने सर्चिंग करना है 63 वाला, आपको 36 साइकिल या 36 कह लें नंबर से गुजर के आप 36 कह रहा हूँ 63 नंबर से गुजर के आप 63rd वाले नंबर पे पहुंचेंगे। और अगर आप जो है इसके कर देते हैं 10-10 के इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं,
ये 10 का एक, ये एक पहला इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स जो है वो 11 से 20, तीसरा इंडेक्स इसी तरह करते करते छठा इंडेक्स होगा वो हमारा जो 61 से 70। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो क्या करेंगे, पहले फ़र्ज़ कर लें आप 6 आप जो है ना साइकिल में 6 स्टेप्स में आप जो है वो छठे इंडेक्स पे पहुंच गए। क्यों, आप बताएं हमारी 63 वैल्यू जो छठे इंडेक्स के अंदर होगी, क्योंकि इसके अंदर सारे वैल्यूज़ वो हैं जो 6 से शुरू हो रही हैं। और आगे 3 या 4 स्टेप्स के अंदर आप 63 नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो 6 और 4 10 स्टेप्स में पहुंचेंगे। जहाँ पे आप पहले जो है ना वो 63 स्टेप्स में पहुंच रहे थे, वहाँ पे आप 10 स्टेप्स में वहाँ पे पहुंच गए। तो ये होता है हमारे पास इंडेक्स जो है, तो ये इंडेक्स क्रिएट करते हैं। अगर जो है वो इंडेक्स बड़ा है, जिस तरह हमने फर्ज कर ले पहले 2 इंडेक्स क्रिएट किए हुए थे, 1 से 50 तक और 50 से 100 तक, तो वो फिर उनको छोटे छोटे इंडेक्स में चेंज कर देगा ताकि वो जल्दी उस वहां तक पहुंच सके। इन सम केसेस द डीबीए मे हैव टू चेंज द फिजिकल मॉडल एंड रीलोड द डेटाबेस। कि कुछ केसेस में जो है ना उसे फिर फिजिकल मॉडल भी चेंज करना पड़ता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह इसने आगे लिख भी दिया हुआ है, he develops the requirements for database, develop logical design and other non-technical functions। कि लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो आपका ये डेवलप करेगा और फिजिकली जो है उसका आपको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इंप्लीमेंट करके देगा। तो हम कह लेते हैं फिर इनमें डिफरेंस जो है वो ये है कि लॉजिकल चीज़ें सारी ये डिफाइन करता है लॉजिकली, और फिजिकली उन सब को जो है वो इंप्लीमेंट आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ओके जी, तो ये बात होगी। इसकी जो आगे इसने लिखा हुआ है, ही आल्सो कंट्रोल्स एंड मैनेज डाटाबेस, एस्टैब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स, हाँ देखें, एस्टैब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स जो होंगे, किस तरह के स्टैंडर्ड्स होंगे, किस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह का डाटा जो है वो आना चाहिए, किस तरह का नहीं आना चाहिए, डिफाइन ये करेगा, बताएगा इस तरह का होना चाहिए, इस तरह उसके ऊपर जो है वो लिमिटेशन होनी चाहिए, इस तरह की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए उनकी उसके ऊपर जो है। लेकिन उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, आपका डीबीए। कम्युनिकेट विद यूजर जो है, यूजर के साथ कम्युनिकेशन भी ये करता है। प्रिपेयर्स लॉजिकल डिजाइन, डेवलप डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी जो है यानी कि डाटा के बारे में किस तरह का डाटा आपने स्टोर करना है डाटा डिक्शनरी के अंदर जो है। प्लान्स डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, प्लान बनाएगा, याद रखिएगा, डाटाबेस का और एप्लीकेशन प्रोग्राम का। लेकिन डाटाबेस बनाएगा कौन एक्चुअली, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन बनाएगा, आपका एप्लीकेशन डेवलपर जो है। ट्रेन यूजर एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, यूजर को ट्रेन भी करेगा और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो इसकी हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डीबीए की भी होती है, क्योंकि इसने एक दफ़ा बता देनी है, बना देनी है, उसके बाद फिर ज़्यादातर वही मेंटेन करता है। और आमतौर पे ना डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम डिज़ाइनर से सारा कुछ काम करवाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन डीबीए से करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्सिबल सारा डीबीए ही होता है। तो लॉन्ग टर्म रोल जो है वो डीबीए का है, शॉर्ट टर्म रोल जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का है। जिस तरह आप घर की मिसाल ले लें ना, आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होगा, जो बताएगा भाई आपका कितने लोग हैं आप, हम कहेंगे जी हम जो है फर्ज कर लें 10 लोग हैं जिसके लिए घर में, ओके अच्छा ओके, अच्छा आपके लिए इतना बड़ा प्लॉट होना चाहिए, उसमें इतने रूम होने चाहिए, इतने वॉशरूम होने चाहिए, इतना जो है वो आपका डाइनिंग हॉल या डाइनिंग रूम जो है वो आपको इतना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो सजेस्ट करेगा। अच्छा आप कहेंगे ठीक है जी आप सही कह रहे हैं, आपको समझ है, आप बनाते रहते हैं नक्शे वगैरह, जो आप हमें नक्शा बना के दे दें, वो हमें वो उस नक्शा बना के उसमें कितना दरवाज़ा होना चाहिए, कितनी खिड़की होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, किस साइज़ की होनी चाहिए, वो सारा कुछ हमें बना के दे देगा। तो इम्प्लीमेंट भी क्या वो आपका इंजीनियर ही करता है या वो जो नक्शा बनाने वाला वही करता है? नहीं, वो आपका जो है ना वो कंस्ट्रक्टर करता है, ठेकेदार करता है, वो आके ना आपकी असल में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करता है। तो इसलिए वो आपका डीबीए होता है। अच्छा बाद में बिल्डिंग के अंदर कोई मसला आया है तो क्या नक्शे वाले को बुलाएंगे ठीक कर दे? नहीं, वो आप फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाएंगे, यानी जिसे हम कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। वो आके आपकी खिड़की जो है वहाँ पे कहीं पे किसी कमरे में खिड़की नहीं थी तो वहाँ पे आपको जो है ना वो तोड़ के नई खिड़की लगा देगा वहाँ पे जो है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नक्शा बनाने वाला कितना टाइम लेगा, मिसाल के तौर पर आपने घर का नक्शा बनाना है 2 महीने ले लेगा, तो वो तो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लॉजिकल डिजाइन उसने बना दिया। अच्छा वो जो 2 महीने में से नक्शा बनाया उसे हो सकता है बनाते बनाते 2 साल लग जाए, तो लॉन्ग टर्म फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, डीबीए की होगी, क्योंकि उसने फिर फिजिकली वो सारी चीज़ें बनानी होती है। तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी कि डिज़ाइन, अगर हम रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लें तो डिज़ाइन बना के देने वाला काम जो होता है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, और उसको फिजिकली मकान को बनाने का काम जो है आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। और यहाँ पे बात करें तो लॉजिकल डिज़ाइन आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, और फिजिकल उसे जो है डीबीएमएस के अंदर जो है वो आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। तो मेरा ख्याल है इस डिस्कशन के बाद अब आपको जो है वो काफ़ी हद तक इन दोनों की समझ आ गई होगी कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, किस तरह से इनके रूल्स हैं, किस तरह से इनके अंदर डिफरेंस है। तो आमतौर पे ना पेपर के अंदर डिफरेंस के बारे में पूछा जाता है,
ठीक है जी, तो मेरा ख्याल आज मेरा मोबाइल 2-3 दफ़ा लॉक हो गया, इसलिए ये जो आज का लेक्चर है ये 2-3 हिस्सों में आ गया हुआ है। तो हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट्स अंदर से ओवरलैप भी हो रहे हों, हो सकता है कुछ छूट भी गए हों। कोशिश मैंने की चेक कर लूँ, लेकिन चलें, अगर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप बाकी चीज़ें फिर वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। भाई हार्ड